आज के आधुनिक युग में हर क्षेत्र में बदलाव देखा जा रहा है। वहीं सामाजिक क्षेत्र में विवाह और प्रेम का परिभाषा बदल गई है। इसे हम सामाजिक विकृतियां ही कहेंगे कि शादी के बाद लोग तलाक में देर नहीं कर रहे। ये कहानी केवल एक विवाह की नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच लड़े गए उस युद्ध की है जहां ढाल बनकर एक स्त्री खड़ी थी। शहर की गलियां सजी थीं। अमन के घर के बाहर हलवाई कड़ाहों में चाशनी घोल रहे थे। इलायची और केसर की खुशबू हवाओं में तैर रही थी। शादी में सिर्फ 15 दिन बचे थे। घर की दीवारों पर ताज़ा पेंट की महक थी और कमरों में रेशमी साड़ियों और महंगे सूटों के ढेर लगे थे। लेकिन इस शोर शराबे के बीच अमन के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा पसरता जा रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से उसकी पीठ और गले में रहने वाला वो हल्का सा दर्द अब एक चुभन बन चुका था। उसने इसे तनाव समझकर टाल दिया था, पर जब वजन तेजी से गिरने लगा तो उसने चुपके से टेस्ट करवा लिया। उस दोपहर जब पूरा घर संगीत की रिहर्सल में डूबा था, अमन डॉक्टर के केबिन में बैठा था। डॉक्टर की मेज पर रखी रिपोर्ट के सफ़ेद पन्नों पर काले अक्षर किसी खंजर की तरह चमक रहे थे। लिम्फोमा, फर्स्ट स्टेज कैंसर है अमन। डॉक्टर के शब्द अमन के कानों में पड़ते ही जैसे दुनिया की सारी आवाज़ें बंद हो गईं। उसे अपनी मौत का डर नहीं लगा, उसे डर लगा उस चेहरे का जो पिछले 5 साल से उसके हर सपने का केंद्र था। रिया। रिया जिसने अपनी आंखों में हजारों सपने सजाए थे, अपने घर के, अपनी गृहस्थी के। अमन रिपोर्ट लेकर बाहर निकला। बाहर धूप बहुत तेज थी, लेकिन उसे ठंड महसूस हो रही थी। उसने सोचा, क्या मैं उसे इस आग में झोंक दूं? क्या मैं उसे एक विधवा का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दूं? शाम को वो रिया से पार्क में मिला। ये वही पार्क था जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा था। आज वहां पतझड़ का राज था। सूखे पत्ते पैरों के नीचे चरमराहट पैदा कर रहे थे। डूबता हुआ सूरज क्षितिज पर लहू जैसा लाल था। अमन की आवाज़ कांप रही थी। उसने रिपोर्ट रिया की तरफ बढ़ाई और बिना उसकी नज़रों में झांके कहा, रिया, शादी तोड़ लेते हैं। मैं तुम्हें दर्द का बोझ नहीं देना चाहता। तुम अभी जवान हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मुझे चुनना मतलब मौत को चुनना है। रिया ने रिपोर्ट नहीं देखी, उसने सिर्फ अमन के थरथराते हाथों को देखा। पार्क में सन्नाटा इतना गहरा था कि गिरते हुए पत्तों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। रिया की आंखों में आंसू झलक आए, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने धीरे से अमन का हाथ अपने हाथों में लिया और बहुत शांत स्वर में पूछा, अमन, एक बात बताओ, अगर ये बीमारी शादी के 2 महीने बाद पता चलती तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देती? क्या तब तुम मुझे चले जाने को कहते? अमन निरुत्तर था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रिया ने उसके गालों को थामते हुए कहा, अगर तुम इसे अंत मान रहे हो तो मैं इसे अपनी परीक्षा मानती हूँ। मैं तुम्हारी खुशियों की साथी तो बन सकती हूँ, पर तुम्हारी दुखों में पीठ दिखाकर नहीं भाग सकती। अगले दिन से अमन की जिंदगी बदल गई। सहरा सजने की जगह अब उसके हाथों में ड्रिप की सुइयां चुभने लगी थी। शादी स्थगित कर दी गई। रिश्तेदारों की भीड़ जो मिठाइयों के लिए जुटी थी, अब सहानुभूति भरे कानाफुसी वाले चेहरों में बदल गई थी। अस्पताल का वो ऑन्कोलॉजी वार्ड किसी दूसरी दुनिया जैसा था। वहाँ की हवा में फिनाइल और दवाओं की एक ऐसी तीखी गंध थी जो रूह तक में समा जाती थी। अमन के लिए वो कमरा एक पिंजरा बन गया था, जहाँ सूरज की रोशनी खिड़की के शीशों से टकराकर दम तोड़ देती थी। कीमोथेरेपी का पहला सत्र जब शुरू हुआ तो अमन को लगा कि ये एक सामान्य ग्लूकोज की बोतल की तरह होगा, लेकिन जैसे ही वो लाल और गाढ़ा तरल उसकी नसों में उतरना शुरू हुआ, उसे महसूस हुआ जैसे खून की जगह धमनियों में पिघला हुआ लावा बह रहा हो। रात के 2 बजते बजते अमन का शरीर आग की तरह तपने लगता। उसे इतनी जोर से कपकपी छूटती कि बिस्तर हिलने लगता। रिया वहीं एक छोटी सी स्टूल पर बैठी रहती। जब अमन का बदन टूटता तो वो अपने ठंडे हाथों से उसके माथे को सहलाती। उसके हाथ सुइयों के निशानों से नीले पड़ चुके थे। रिया हर उस नस को चूमती जहां सुई चुभाई गई थी, मानो वो अपने प्यार से उस जहर का असर कम करना चाहती हो। इलाज के तीसरे हफ्ते में अमन के तकिए पर सुबह बालों के गुच्छे मिलने लगे। एक सुबह जब वो बाथरूम गया और आईने में खुद को देखा तो वो चीख पड़ा। उसके घने बाल, जो कभी रिया को बहुत पसंद थे, अब पैच में गिर रहे थे। उसने गुस्से में और हताशा में बचे हुए बाल अपने हाथों से नोचने शुरू कर दिए। रिया दौड़कर अंदर आई और उसे पीछे से कस कर पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे रिया, देखो मैं कैसा दिख रहा हूँ, एक जिंदा लाश। तुम क्यों अपनी जिंदगी इस बदसूरत इंसान के साथ बर्बाद कर रही हो? अमन दहाड़ मारकर रो रहा था। रिया ने बिना कुछ कहे उस तरह उठाया और अपने कांपते हाथों से उसके बचे हुए बाल साफ कर दिए। फिर उसने अमन के गंजे सिर पर अपना सिर रखा और कहा, मेरी मोहब्बत तुम्हारे इन बालों से नहीं, इस सिर के अंदर चलने वाली तुम्हारी शरारतों से है। तुम गंजे भी उतने ही हैंडसम लगते हो। उस दिन अमन को एहसास हुआ कि सुंदरता खाल में नहीं, साथ खड़े रहने की हिम्मत में होती है। कीमो का सबसे भयानक हिस्सा था मतली। अमन कुछ भी खाता वो तुरंत बाहर आ जाता। उसका वजन 75 किलो से घटकर 48 किलो रह गया था। हड्डियां बाहर निकल आई थीं और आंखें गड्ढों में धंस गई थीं। एक रात अमन को लगातार उल्टियां हो रही थीं।
वो इतना कमज़ोर था कि उठकर वॉश बेसिन तक नहीं जा सकता था। उसने बिस्तर पर ही सब गंदा कर दिया। वो शर्मिंदगी से रोने लगा। अपनी बेबसी पर उसे घृणा होने लगी। लेकिन रिया, उसने बिना एक पल झिझके अपने हाथों से सब साफ किया। उसने अमन को नहलाया, उसके कपड़े बदले और उसे छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद में सुला लिया। लोग कहते हैं शादी के बाद पति पत्नी एक होते हैं। हम तो शादी से पहले ही एक रूह हो गए हैं अमन। 6 महीने बीत चुके थे। कैंसर जिद्दी था। रिपोर्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रही थी। एक रात जब अस्पताल के वार्ड में सिर्फ मशीनों की बीप बीप सुनाई दे रही थी, अमन ने बहुत ही क्षीण आवाज में रिया से पूछा, रिया, अगर मैं नहीं बचा तो तुम कैसे जियोगी? रिया ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो अमन ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने कहा, अगर तुम हारोगे तो मेरा प्यार भी हार जाएगा, और मैं हारना नहीं जानती अमन। तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। अगर तुम मरना चाहते हो तो पहले मुझे मार दो। अमन को उस दिन एहसास हुआ कि रिया उससे कहीं ज्यादा दर्द सह रही थी। वो तो शरीर से बीमार था, पर वो आत्मा से लहूलुहान थी। उसने तय किया कि वो अब अपनी मौत के लिए नहीं, बल्कि रिया के प्यार की लाज रखने के लिए लड़ेगा। अस्पताल के बिल किसी पहाड़ की तरह बढ़ रहे थे। अमन के पिता का जमा पूंजी खत्म हो रही थी। रिया ने चुपके से अपने गहने और अपनी वो कार बेच दी जो उसने अपनी पहली नौकरी की बचत से खरीदी थी। जब अमन को ये पता चला तो वो अंदर से टूट गया। उसने रिया से कहा, तुम अपना सब कुछ मुझ पर लुटा रही हो। अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? रिया ने बहुत शांत भाव से उत्तर दिया, अगर तुम नहीं रहे तो मैं इन गहनों का क्या करूंगी? कफन में तो जेब होती नहीं अमन, और वैसे भी तुम मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हो। मैं तुम्हें लॉस में कैसे जाने दे सकती हूँ? अस्पताल में अक्सर रात को किसी न किसी कमरे से रोने की आवाज़ें आती थी। किसी ने अपना पिता खोया तो किसी ने अपनी औलाद। वो माहौल उम्मीद को सोख लेता था। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेचर पर सफ़ेद कपड़े में लिपटी बाहर निकलती, अमन का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता। उसे लगता कि अगला नंबर उसका है। तब रिया उसे खिड़की के पास ले जाती और आसमान में ध्रुव तारे को दिखाती। वो उसे उन पहाड़ों की कहानियां सुनाती जहां उन्हें हनीमून पर जाना था। वो उसे उन बच्चों के नाम बताती जो वो भविष्य में चाहते थे। वो मौत के साए में बैठकर जीवन का खाका बुनती थी। 9 महीने का वो लंबा अस्पताल प्रवास अमन को भले ही कमज़ोर बना दिया था, लेकिन उसने रिया को एक योद्धा बना दिया था। जब वे आखिरी दिन डिस्चार्ज होकर बाहर निकले तो अमन ने पीछे मुड़कर उस अस्पताल को देखा। उसने महसूस किया कि वो वहां अपनी बीमारी छोड़ आया है और रिया वहां अपनी मासूमियत छोड़कर एक फौलादी औरत बनकर बाहर निकली है। वक्त बीतता गया। 9 महीने का वो समय किसी महायुद्ध से कम नहीं था। दुआओं, दवाइयों और रिया के अटूट विश्वास ने आखिरकार चमत्कार कर दिखाया। वही डॉक्टर, वही कमरा, लेकिन इस बार डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कान थी। अमन, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। कैंसर पूरी तरह कंट्रोल में है। तुम अब एक सामान्य जीवन जी सकते हो। अमन के पास शब्द नहीं थे। वो बस रिया की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। रिया, जो इतने महीनों से एक चट्टान की तरह अडिग थी, आज पहली बार सबके सामने फूट फूट कर रोई। उसके सब्र का बांध टूट गया था। 9 महीने बाद फिर से वही घर सजा, वही हलवाई आए, वही शहनाई बजी, लेकिन इस बार माहौल में सिर्फ जश्न नहीं बल्कि एक पवित्र कृतज्ञता थी। अमन जब मंडप में पहुंचा तो उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। वो थोड़ा कमजोर था, बाल छोटे थे, लेकिन उसकी आंखों में जो तेज था वो पहले कभी नहीं था। जब पंडित जी ने फेरों के लिए उन्हें खड़ा किया तो तीसरे फेरे के बाद अमन अचानक रुक गया। सब डर गए, लेकिन अमन ने मुड़कर रिया की आंखों में देखा। उसकी आंखों से फिर आंसू बह रहे थे। उसने पूरी सभा के सामने रिया का हाथ चूमा और धीमे स्वर में कहा, लोग कहते हैं कि शादी के बाद 7 जन्मों का साथ होता है, लेकिन तुमने शादी से पहले ही मुझे एक नया जन्म दे दिया है रिया। तुमने मेरी जान बचाई है रिया। रिया स्मिलाई और उसके चेहरे पर वो अलौकिक नूर था जो केवल उस स्त्री के चेहरे पर होता है जिसने साक्षात यमराज से अपना सुहाग छीना हो। उसने धीरे से कहा, नहीं अमन, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, मैंने तो बस अपने प्यार को बचाया है, क्योंकि तुम नहीं होते तो मैं भी कहाँ होती। उस रात जब मंत्र पढ़े जा रहे थे तो हर शब्द में एक अलग गहराई थी। ये विवाह केवल 2 शरीरों का नहीं बल्कि 2 ऐसी आत्माओं का मिलन था जिन्होंने नरक का रास्ता साथ तय किया था ताकि वे स्वर्ग जैसी खुशियां हासिल कर सके। अग्नि के साक्षात अमन और रिया ने एक दूसरे को नहीं बल्कि उस अटूट विश्वास को वचन दिया जो कैंसर जैसी बीमारी से भी कहीं अधिक शक्तिशाली